नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के राजस्थान इतिहास की इस क्लासेस में। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे राठौड़ वंश के बारे में, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। साथियों, इससे पहले एक क्लास और भी हो चुकी है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। साथियों देखिए, हमने उस क्लास में डिस्कस किया था कि भाई इस वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है, इस वंश का आदि पुरुष कौन होता है और प्रथम शासक कौन होता है। तो सारी जानकारी साथियों हमने उस क्लास में डिस्कस कर ली है, पूरी कवर करी है। और साथियों हम उन सभी चीज़ों को कवर करते करते हम पहुंचे थे राव चूड़ा के पास में। यानी कि साथियों कल की क्लास की अगर बात करते हैं तो राव चूड़ा हमारी उस क्लास के अंतिम शासक हुए थे, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथियों हम फिर से आज डिस्कस करेंगे एक बार ब्रीफ जानकारियों के तौर पर राव चूड़ा के बारे में, ताकि साथियों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो साथियों हम यहाँ पर क्लास डिस्कस कर रहे हैं यह समझ में आ जाए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को अपने सभी साथियों में, अपने सभी प्रियजनों में शेयर अवश्य कर दिया होगा। क्योंकि साथियों अगर आप उन्हें शेयर करेंगे तो वह भी आप सभी के साथ में बन सकेंगे और यहाँ पर आप सभी के साथ में ही एक तरीके से बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। आइए साथियों शुरुआत करते हैं राव चूड़ा के बारे में बेसिक जानकारियों की। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि भाई इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए मंडोर इसे किस प्रकार से प्राप्त होता है तो वो जानकारियां हमने कल कवर करी थी। मैंने आपको बताया था कि भाई इसके द्वारा शादी करी जाती है, और शादी किसके साथ में करी जाती है तो साथियों प्रतिहार शासक इंदा की पुत्री के साथ में इसे शादी करने पर मंडोर क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। तो मंडोर क्षेत्र साथियों से दहेज में प्राप्त होता है और उसके पश्चात में यह उसे अपनी राजधानी बनाता है। अगर बात करते हैं इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में तो देखिए हमने कल की क्लास में जानकारी ली थी कि भाई इसने साम्राज्य विस्तार के तहत हमारे अजमेर, नागौर, सांभर और डीडवाना क्षेत्रों तक, डीडवाना खाटू क्षेत्रों तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। तो साथियों सारी जानकारियां हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं पहले की क्लास में। परंतु साथियों अब अंतिम चीज़ हमारे लिए निकल कर आती है कि भाई इसने इसके बड़े पुत्र, यानी कि बड़ा पुत्र साथियों कौन है तो बड़ा पुत्र है हमारा राव रणमल, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो साथियों राव रणमल को अपना उत्तराधिकारी ना घोषित करते हुए इसने अपने छोटे पुत्र, साथियों छोटे पुत्र का नाम क्या है तो छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो साथियों इस चीज़ से देखिए मेरे मित्रों, इस चीज़ से हमारा राव रणमल नाराज होता है और वह जाता है, यानी कि अपने राज्य को छोड़कर निकल जाता है। अब साथियों कहाँ पर निकलता है, कहाँ जाता है, किसके अधीन ये जाता है, सारी जानकारियाँ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्लास अगर साथियों आपको बेहतरीन लगती है, जो जानकारियाँ मैं आपको प्रदान करता हूँ वो बहुत ही साथियों आपके लिए उपयोगी है और आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी लगती होगी। तो प्लीज़ साथियों अगर आपको जरा सी भी ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इसे शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए साथियों शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए मैंने बताया था कि वे चूड़ा कौन है, चूड़ा शासक है और इसने अपने पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। साथियों बड़ा पुत्र कौन है तो बड़ा पुत्र हमारा जो शासक साथियों राव रणमल बड़ा पुत्र है, परंतु इसने अपने छोटे पुत्र कान्हा को साथियों उत्तराधिकारी या फिर अपना शासक नियुक्त कर दिया है। साथियों देखिए चूड़ा की मृत्यु होगी, अब कान्हा गद्दी पर बैठता है। तो साथियों इस चीज़ को देखते हुए हमारा राव रणमल जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वह नाराज होता है। अब साथियों नाराज तो होना वाजिब भी है क्योंकि पिताजी ने अपने छोटे भाई को अपना शासन दे दिया था और साथियों इसे बड़े भाई को कुछ भी ना दिया। तो इस चीज़ से यह नाराज होता है और साथियों निकल जाता है अपने राज्य को छोड़कर मेवाड़। अब देखिए साथियों कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि भाई यह राव रणमल है। देखिए कान्हा के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिस्कस राव रणमल के बारे में, यानी कि कान्हा का बड़ा भाई जो साथियों है राव रणमल, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं तो देखिए साथियों यहाँ पर कान्हा का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि साथियों कान्हा एक तरीके से बहुत ही अल्पकाल के लिए शासक बनता है और इसके द्वारा कोई भी बेहतरीन कार्य नहीं किए गए थे। इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पर इस कान्हा को एक तरीके से विशेष ना मानते हुए राव रणमल के बारे में जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए भाई यह कौन है तो यह राव चूड़ा का बड़ा पुत्र है। साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई बड़ा पुत्र, राव चूड़ा का यह बड़ा पुत्र है। अब देखिए साथियों यह उत्तराधिकार के विवाद से नाराज होकर, यानी कि उत्तराधिकार का साथियों जो विवाद था, अपने पिता ने इसे एक तरीके से उत्तराधिकारी ना घोषित करते हुए इसके छोटे भाई को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इस चीज़ से यह नाराज होकर मेवाड़ के राणा लाखा के पास चला गया। तो देख सकते हैं साथियों कि भाई यह मेवाड़ जाता है और मेवाड़ में तत्काल में शासक कौन होता है तो मेवाड़ में तत्काल में शासक होता है राणा लाखा। तो देखिए राणा लाखा के अधीन चला जाता है और वहाँ पर साथियों राणा लाखा के द्वारा इसका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है और साथियों इसे राज्य में या फिर दरबार में एक तरीके से बेहतरीन पदों पर नियुक्ति प्रदान करता है। अब साथियों देखिए क्यों नियुक्ति प्रदान करता है, भाई यह पड़ोसी राज्य का व्यक्ति है जो कि हमारे राज्य में आया है। तो साथियों एक तरीके से गुप्त जानकारियाँ पाने के लिए या फिर एक तरीके से उस राज्य की जो कमजोरियाँ पता करने के लिए इसका बहुत ही भव्य स्वागत होता है। साथियों किसका स्वागत होता है तो राव रणमल का स्वागत होता है। और कौन करता है तो हमारा राणा लाखा साथियों
जो कि तत्काल में मेवाड़ क्षेत्र का शासक हुआ करता था। तो साथियों, एक तरीके से मैंने आपको बताया है कि भाई यह है जो राणा लाखा के द्वारा स्वागत होता है और इसे राज्य के अंतर्गत, दरबार के अंतर्गत बहुत ही भव्य स्वागत होता है और एक तरीके से ऊंचे पदों पर नियुक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए साथियों, आगे जानकारियां कवर करते हैं कि भाई अब यहाँ पर होता है कि भाई इसे राज्य में ऊंचे पद पर नियुक्ति प्राप्त हो चुकी है। साथियों, किस राज्य में? तो मेवाड़ राज्य में। अब देखिए इस चीज़ से प्रसन्न होता है, अब कौन होता है? तो राव रणमल इस चीज़ से प्रसन्न होता है। अब साथियों देख सकते हैं कि भाई यह अपने परिवार का बड़ा पुत्र था। अब छोटा पुत्र कौन है? तो छोटा पुत्र कान्हा है। तो साथियों, कान्हा और बड़े पुत्र दोनों के बीच में मनमुटाव हमेशा चलता रहता था। तो इसी चीज़ के अंतर्गत, इसी मनमुटाव के बीच में साथियों इनकी एक बहन भी थी। बहन का नाम है साथियों हंसाबाई। तो देखिए हंसाबाई क्या करती थी? हंसाबाई वो पक्ष में थी, वह किसके पक्ष में थी? तो वह हमारे राव रणमल के पक्ष में थी। तो साथियों, हंसाबाई को एक तरीके से राव रणमल अपना पैगाम भिजवाता है, अपना संदेश भिजवाता है कि भाई मेरी बहन, देखिए मुझे अपने राज्य की प्राप्ति में पश्चात में एक तरीके से राणा लाखा की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ आप मतलब एक तरीके से मेरी बात मानते हुए, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हुए मेरी बात को मानिए और हमारे राणा लाखा के साथ में अपना विवाह संपन्न कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार से राणा लाखा का विवाह होता है राव रणमल की बहन हंसाबाई के साथ में। तो साथियों, एक तरीके से आप जान सकते हैं कि भाई हंसाबाई जो किसकी पुत्री है? तो राव चूड़ा की पुत्री है। और बहन किन किन की है? तो साथियों ये राव रणमल और राव कान्हा की बहन है। साथियों, इसके पति कौन बनते हैं पश्चात में? तो राणा लाखा इसके पति बनते हैं। तो साथियों, जानकारियां यहाँ पर कवर होती है कि भाई रणमल के कहने पर जो हंसाबाई थी इसने अपना विवाह संपन्न किया। और किसके साथ में संपन्न किया? तो जो एक तरीके से राणा लाखा के साथ में संपन्न किया। अब साथियों, जानकारियां और भी आगे बढ़ती हैं। देखिए विवाह हो चुका है यहाँ पर। अब विवाह के पश्चात में साथियों राणा लाखा और हंसाबाई के मध्य में एक संतान उत्पन्न होती है, यानी कि इन दोनों के सहयोग से जिस संतान की उत्पत्ति होती है या फिर जिस संतान का जन्म होता है साथियों अपने हंसाबाई की कोख से, तो साथियों वो संतान बनती है मोकल। देखिए साथियों, एक तरीके से जब यह विवाह हुआ था तो यह पहले ही एक तरीके से गठबंधन के तौर पर हुआ था, एक शर्तों के अधीन यह विवाह हुआ था। साथियों शर्त क्या थी? तो आप कह सकते हैं कि बस शर्तें हुई थी कि भाई हंसाबाई की कोख से जन्म लेने वाला बालक ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। साथियों किन के पश्चात में? तो राणा लाखा के पश्चात में अगला शासक बनेगा एक तरीके से हंसाबाई की कोख से जन्म लेने वाला बालक। तो साथियों यहाँ पर बालक का जन्म होता है, वो कौन होता है? तो मोकल। तो देखिए अब मोकल अगला शासक बनने की एक चीज़ तो यह शर्त थी कि भाई अगला शासक मोकल बनेगा। अब साथियों दूसरी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त यह होती है कि भाई जो राव रणमल साथियों यहाँ पर कहता है, यानी कि लाखा को कहता है कि भाई जब मैं कहूँगा कि भाई आप मेरे साथ में चलिए और मेरे राज्य यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में चलिए और मुझे वापस से राज्य की प्राप्ति करवाइए, तो साथियों उस समय के अंदर मेवाड़ की सेना को, मेवाड़ के शासक को मेरा साथ देना होगा। तो साथियों दो शर्तें हुई थी और छोटी मोटी और भी शर्तें थी, तो परंतु वो कोई इंपोर्टेंट नहीं होती है, परंतु साथियों जो मेन शर्तें थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो साथियों अब देखिए यहाँ पर मोकल का जन्म हो चुका है और मोकल साथियों 12 वर्ष की आयु में, यानी कि मात्र 12 साल की आयु के अंतर्गत मेवाड़ का शासक बनता है। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई मोकल, देखिए मोकल 1421 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक बना। तो देखिए यहाँ पर जानकारियाँ कवर हो चुकी है कि 12 साल की आयु के अंतर्गत मोकल एक तरीके से शासक बन चुका है। साथियों तत्काल के अंतर्गत जब यह शासक बनता है तो तत्काल में हमारे राणा लाखा की मृत्यु हो चुकी है। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई मोकल तो शासक बन चुका है और हमारा जो राव रणमल साथियों है वह इसका उत्तराधिकारी नहीं, माफ कीजिएगा, संरक्षक के तौर पर राज्य में भूमिका निभाता है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मोकल तो शासक है और संरक्षक कौन है इसका? तो राव रणमल साथियों, जो कि इसका मामा भी है, यानी कि मोकल का मामा है। दोनों साथियों मामा भांजे की जोड़ी राज्य में जम जाती है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों कार्य करते हुए आगे बढ़ती है। साथियों देखिए यहाँ पर मोकल तो एक तरीके से बालक है, 12 वर्ष की आयु में से यह शासक बना है। तो साथियों पूरी भागडोर हमारे राव रणमल के पास में होती है। अब देखिए साथियों इस प्रकार की भागडोर दूसरे राज्य के व्यक्ति के पास में चले जाने से राज्य के सारे सामंत होते हैं जो कि साथियों नाराज होते हैं। साथियों कहाँ की बात कर रहे हैं? मेवाड़ की बात कर रहे हैं। आप पूरी चीज़ को समझिए, पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। तो मेवाड़ के सारे सामंत इस चीज़ से नाराज होते हैं कि भाई दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आया हुआ है जो कि माना भाई मामा लगता होगा, परंतु यह एक तरीके से इस प्रकार से कार्य कर रहा है राज्य के अंतर्गत सारे जरूरी निर्णय से सारे के सारे जो महत्वपूर्ण कार्य वह अकेले ही कर पा रहा है। तो साथियों इस चीज़ से सारे के सारे सामंत नाराज होते हैं और वह हमारे रणमल को वापस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। साथियों कहाँ से बाहर निकालने की? तो हमारे मेवाड़ से वापस मारवाड़ की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। तो साथियों सारे के सारे सामंत एक तरीके से योजना बनाते हैं और एक तरीके से अपने मोकल को कहते हैं कि भाई आपके पिता के अनुसार, यानी कि आपके पिता ने आपकी माता से जब विवाह किया था तो उस संधि के अनुसार, जो वो संधि हुई थी साथियों, उस संधि के अनुसार आपको अपने मामा को पुनः अपने राज्य में शासन दिलवाने की अंतर्गत मदद करनी है। तो साथियों इस प्रकार ये बात मोकल को पता चलती है और मोकल कहता है भाई मामा से कि भाई राव रणमल जी, मामा जी आप तैयार हो जाइए, हम आपको अपना शासन वापस से दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों एक प्रकार से जब सेना वापस से तैयार होती है और वह कूच करती है, कहाँ पर? तो वह हमारे मारवाड़ की ओर कूच करती है। साथियों
सेना के अंतर्गत मोकल भी है, मोकल की पूरी सेना है, राव रणमल साथियों साथ में है और वो वहाँ पर मारवाड़ में आते हैं। तो साथियों वो जानकारी यहाँ पर हम आगे कवर करेंगे, परंतु देखिए मैं यहाँ पर वापस कवर करता हूँ कि भाई रणमल अपने भांजे मोकल के सहयोग से 1427 ईस्वी में मारवाड़ का पुनः बनता है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई मोकल ने 1427 ईस्वी के अंतर्गत अपने मामा को, यानी कि अपने मामा जो रणमल को अपना राज्य वापस से दिलवा दिया था। साथियों छोटे मामा यानी कि कान्हा की इसमें एक तरीके से पराजय होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई इसमें इसकी हत्या कर दी जाती है। और साथियों इसके पश्चात में 1427 के अंतर्गत जो मोगल साथियों शासक बन जाता है वापस से मारवाड़ का। अब देखिए साथियों मारवाड़ का शासक बनने के पश्चात भी हमारा जो मोगल और अपने क्या नाम है राव रणमल, इन दोनों का प्रभाव, इनकी जोड़ी बहुत खतरनाक तरीके से जमी रहती है। साथियों यह ज़्यादा कोई उम्र का नहीं हुआ है, हमारा जो मोगल है ज़्यादा कोई उम्र का नहीं हुआ है। और इसके पश्चात में साथियों जानकारी मिलती है, भाई जो इतिहासकारों ने लिखा है, जो जानकारियाँ हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों से प्राप्त होती हैं, तो साथियों हम कह सकते हैं कि भाई इस घटना के पश्चात में जब यानी कि राव रणमल मारवाड़ में आ चुके हैं, इसके पश्चात में भी मेवाड़ में इनका प्रभाव कम नहीं हुआ था। तो साथियों ये अपने मारवाड़ में रहते हुए भी मेवाड़ के आंतरिक निर्णयों में, आंतरिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इस चीज़ से परेशान होकर सारे के सारे सामंत एक बार फिर से योजना बनाते हैं। और साथियों वो योजना क्या बनाते हैं, तो वो योजना बनाते हैं इस बार फाइनल की, यानी कि फुल एंड फाइनल गेम खेलना है और हमारे राव रणमल को समाप्त कर देना है। तो साथियों इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं कि देखिए आपको पता होता है कि भाई राव रणमल एक तरीके से शासक था और इसकी बहुत सारी प्रेयसियाँ होती हैं, बहुत सारी रानियाँ होती हैं, बहुत सारी दासियाँ होती हैं। तो साथियों रानियों, दासियों और प्रेयसियों के बारे में हमने एक क्लास में कवर कर लिया है पहले, तो उन सभी के बारे में आज जानकारी हमने यहाँ पर ना लेते हुए सीधी बात करते हैं। तो देखिए साथियों रणमल के मेवाड़ राज्य में बढ़ते हस्तक्षेप से मेवाड़ के सामंत नाराज होकर रणमल को या फिर रणमल की प्रेयसी, देखिए मैंने लिखा है रणमल की प्रेयसी भारमली, साथियों प्रेयसी का नाम है भारमली, के हाथों रणमल की 1438 ईस्वी में हत्या करवा देते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर जानकारी मिली है कि 1438 ईस्वी के अंतर्गत रणमल की प्रेयसी कौन है साथियों, तो रणमल की प्रेयसी है भारमली। तो साथियों इसके तहत यानी कि इसके हाथों एक तरीके से रणमल की हत्या करवा दी जाती है साथियों। और कौन करवाता है, तो सारे के सारे साथियों सामंत होते हैं मेवाड़ के। तो साथियों मेवाड़ के सामंत इसकी प्रेयसी के हाथों इसे जहर देते हैं और इसकी हत्या करवा देते हैं। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर होती हैं। हमने यहाँ पर पूरी डिटेल में एक तरीके से विस्तृत तौर पर यहाँ पर अध्ययन किया है राव रणमल के बारे में। साथियों उनके जीवन काल के बारे में हमने पूरी डिटेल में पूरे शुरुआत से अंतिम कड़ी तक इनके बारे में अध्ययन किया है। अब साथियों बात करते हैं इसके उत्तराधिकारियों की, यानी कि इसके पश्चात में कौन शासक बनता है। तो वो जानकारी साथियों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है और अब आगे की कड़ी में साथियों हम डिस्कस करेंगे भाई अगले शासक कौन आते हैं। तो वो जानकारियां हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब साथियों देखिए इनका पुत्र होता है राव जोधा, यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात में साथियों राव जोधा एक तरीके से मारवाड़ का शासक बनता है। साथियों देखिए यहाँ पर अब मेवाड़ का मैटर क्लोज हो चुका है, क्योंकि भाई रमामा की मृत्यु हो चुकी है, भाणजा अपने राज्य में अकेला रहकर राज्य कर रहा है और सारे के सारे साथियों सामंत जो सरदार हैं राज्य के यानी कि मेवाड़ के, वह भी अब संतुष्ट हैं, उनके मार्ग में या फिर उनके सम्मान में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो साथियों अब बात करेंगे राव जोधा की। साथियों जोधा कौन है, तो जोधा हमारा रणमल का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई पुत्र तो है ही, परंतु यह एक तरीके से उसका उत्तराधिकारी भी है, यानी कि इसके मृत्यु के पश्चात में तत्काल इसे शासक बनाया जाता है। तो साथियों मैंने यहाँ पर इनका टाइम पीरियड लिखा है 1438 से लेकर 1488 के मध्य में इनका टाइम पीरियड रहता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। और साथियों अगर बात करते हैं इस क्लास के बारे में, तो अगर ये आपकी राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथियों ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से हमने इतिहास के बारे में पूरी डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करी है साथियों, बहुत ही बेहतरीन कोशिश है। और राजस्थान के कोई सा भी साथियों एग्जाम आप उठा लीजिए, यानी कि राजस्थान पुलिस से लेकर रीट भर्ती या फिर आरएस भर्ती साथियों, उस लेवल तक हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, पूरी डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए और अपने नोट्स को साथियों एक बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए, जिससे कि साथियों आपको आने वाली किसी भी एग्जाम्स के समय में कहीं भी उधर उधर भागने की जरूरत ना पड़ेगी साथियों, किसी भी गाइड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से साथियों हमने यहाँ पर नोट्स तैयार किए हैं। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। वापस से राव जोधा के बारे में हमने जाना कि भाई इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, और साथियों उसके पश्चात में जाना था कि भाई इनके ये कौन होते हैं। तो साथियों ये राव रणमल का तो पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। साथियों 12 मई 1459 यानी कि देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर निकल कर आई है साथियों। इस तारीख को एक तरीके से एक बेहतरीन चीज़ की स्थापना होती है साथियों राजस्थान के इतिहास में या फिर मारवाड़ के इतिहास में। साथियों यहाँ पर जानकारी मिलती है कि भाई 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना करी जाती है। साथियों जोधपुर नगर की स्थापना कर
हमारी इसकी राजधानी भी बनाया जाता है, यानी कि इसे मारवाड़ की जो मारवाड़ राठौड़ वंश था साथियों तत्काल में इसकी राजधानी के तौर पर दर्जा प्रदान किया जाता है। साथियों कब होती है तो 12 मई 1459 को, और कौन करता है तो साथियों राव जोधा। साथियों एग्जाम्स में कई बार बना है, हजारों बार बना है कि भाई जोधपुर नगर की स्थापना किसने करी थी या फिर जोधपुर को किसके द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था राठौड़ वंश के अंतर्गत। तो साथियों यहाँ पर जानकारियाँ दोनों चीज़ें कवर हैं कि भाई स्थापना भी राव जोधा करते हैं और इसे अपनी राजधानी का दर्जा भी राव जोधा ही प्रदान करते हैं। साथियों जानकारियां आगे बढ़ाते हैं तो देखिए जोधपुर नगर की तो स्थापना हो चुकी है। अब उसके पश्चात में साथियों इस नगर में एक पहाड़ी है। साथियों पहाड़ी का नाम क्या है, चिड़िया टूक पहाड़ी। देखिए साथियों यहाँ पर जानकारियां मिलती हैं कि भाई चिड़िया टूक पहाड़ी जो कि साथियों इस नगर के बीचों बीच स्थित है साथियों, उस पहाड़ी के ऊपर एक तरीके से एक दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। साथियों वो दुर्ग कौन सा है तो वह मेहरानगढ़ दुर्ग है। अगर साथियों बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनामों की तो देखिए यहाँ पर हमारे को कई सारे उपनाम देखने को मिलते हैं। साथियों इसका अगर बात करते हैं कुंडली के आधार पर इस दुर्ग के बारे में, यानी कि इस दुर्ग की साथियों तत्काल में कुंडली भी बनवाई गई थी और साथियों उस दुर्ग के बारे में यानी कि इस दुर्ग के बारे में हमने पूरी एक क्लास डिटेल में डिस्कस करी है साथियों। वो बहुत ही बेहतरीन होगी साथियों, अगर आप उसे देखेंगे आपको एक नया अनुभव साथियों उस क्लास के माध्यम से प्राप्त होगा, नई जानकारियाँ आपको इस क्लास के माध्यम से प्राप्त होगी। तो प्लीज़ साथियों डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे वहाँ से जरूर देखिएगा। साथियों इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि भाई इसकी कुंडली बनवाई गई थी तत्काल में और कुंडली के आधार पर इसका नाम निकलता है गढ़ चिंतामणि। साथियों कहा जाता है कि भाई इस दुर्ग की जब नींवें लगाई जा रही थी यानी कि इस दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ किया जा रहा था तो साथियों नींव के अंतर्गत रजिया बलाई नाम का एक व्यक्ति था जो कि जीवित समाधि लेता है साथियों। और क्यों लेता है तो वह लेता है इस दुर्ग की एक तरीके से रक्षा या फिर एक तरीके से जो साथियों धार्मिक दृष्टि से इसे सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए इसमें एक तरीके से अपनी बलि के तौर पर इसमें पेश होता है। तो साथियों इस दुर्ग की जमीन के अंतर्गत या फिर नींव के अंतर्गत रजिया बलाई की एक तरीके से जो उसे जिंदा चुनवा दिया गया था। साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर होती है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है साथियों, या अपने जोधपुर में स्थित है और जोधपुर में भी चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। साथियों जानकारियाँ कवर हैं। किसने बनवाया था तो 12 मई 1459 को अपने राव जोधा के द्वारा साथियों इसकी स्थापना करी जाती है, इसको बनवाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। साथियों आगे जानकारियाँ बनती हैं कि भाई देखिए अपने काल से संबंधित एक जो विशेष जानकारी हमारे लिए यहाँ पर बनती है कि भाई 1453 ईस्वी में देखिए साथियों 1453 ईस्वी में कुंभा के साथ आवल बावल की संधि करी जाती है। साथियों कौन करता है तो हमारा राव जोधा है जो कि कुंभा के साथ में आवल और बावल। साथियों इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम्स में यह बनी है कि भाई आवल बावल की संधि किन दो शासकों के मध्य में हुई थी तो यह राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य में होती है। साथियों कुंभा कहाँ का शासक है तो यह मेवाड़ का है और राव जोधा कहाँ का है तो राव जोधा मारवाड़ क्षेत्र का शासक है। तो साथियों इन दोनों के मध्य में आवल बावल की संधि होती है। अगर साथियों बात करते हैं इस संधि के बारे में तो जो संधि क्या चीज़ है तो साथियों इस संधि के अंतर्गत राज्य की सीमाओं का बंटवारा होता है। साथियों जो भी विवाद होते हैं उन्हें सुलझाकर एक तरीके से एक संधि करी जाती है, एक समझौता किया जाता है जिसे नाम दिया जाता है आवल बावल की संधि। साथियों इस संधि के साथ में एक तरीके से राव जोधा एक इंपॉर्टेंट कार्य और भी करते हैं। साथियों एक तरीके से दोनों पक्षों के अंतर्गत आपसी सौहार्द या फिर आपसी जो एक तरीके से सद्भावना एक तरीके से समझौता करने के लिए जो साथियों राव जोधा होता है यह अपनी पुत्री, साथियों राव जोधा की पुत्री का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई तथा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी। देखिए साथियों जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप इसे नोट कीजिए कि कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया गया। साथियों आवल बावल की संधि भी होती है 1453 में और रायमल और जो अपने श्रृंगार देवी साथियों कहाँ की राजकुमारी है तो यह मारवाड़ की राजकुमारी है। इसके पिता का नाम साथियों क्या है तो इसके पिता का नाम है राव जोधा। तो साथियों इन जो लोगों का विवाह भी होता है श्रृंगार देवी का और राव रणमल का। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर होती हैं। अब देखिए बात करेंगे इसके काल में हमने जो एक तरीके से जो निर्माण कार्य साथियों देखे थे, यानी कि साथियों जोधा के द्वारा तो निर्माण करवाया जाता है अपने जो जोधपुर का और जो जोधपुर साथियों दुर्ग है इसका। अब साथियों बात करेंगे इसके पुत्र हुए और इसकी रानी थी साथियों, उसने भी बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए थे। तो साथियों जानकारी मिलती है कि भाई रानी जसमादे, देखिए साथियों रानी का नाम है रानी जसमादे ने रानीसर तालाब, साथियों जोधपुर क्षेत्र में स्थित एक तालाब है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर साथियों यह तालाब है। तो रानीसर तालाब का निर्माण करवाया गया तथा पांचवें पुत्र, साथियों किसके पांचवें पुत्र तो राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका के द्वारा बीकानेर में करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी जाती है। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राव जोधा के पांचवें पुत्र राव बीका के द्वारा जांगल क्षेत्र के अंतर्गत जो करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना करी जाती है। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर हैं और बेहतरीन जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी। साथियों मुझे आशा है कि आपको जानकारियां जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन लग रही
होगी तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों, अब आगे बात होगी अगले 2 मंदिरों के बारे में जो कि साथियों जोधा के काल से इंपोर्टेंट निकल कर आते हैं। साथियों जोधा के द्वारा जो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण होता साथियों मेहरानगढ़ में, या फिर आप कह सकते हैं जोधपुर के अंतर्गत, तो साथियों उस दुर्ग के अंतर्गत नागणीची माता और चामुंडा माता, साथियों देखिए नागणीची माता कौन है, तो इनका मंदिर साथियों नागदा में स्थित है और यह राठौड़ वंश की कुल देवी है साथियों। और चामुंडा माता यानी कि दोनों माताओं का मंदिर बनवाया जाता है साथियों। कहाँ पर बनवाता है, तो यह मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। साथियों कुंडली के आधार पर मैं आपको फिर बताता हूँ, एग्जाम्स में कई बार बनता है कि भाई किस दुर्ग का नाम कुंडली के आधार पर गढ़ चिंतामणि है या फिर कागमुखी है, तो साथियों यह हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम है। तो प्लीज़ साथियों क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि साथियों आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो प्लीज़ देखिए आगे की जानकारियाँ हम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए साथियों और आगे की बात करते हैं, जो अगले हमारे शासक बनते हैं इंपॉर्टेंट तौर पर, जो कि हमारे लिए साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियां लेकर आते हैं। तो उन सभी को हम डिस्कस करते हुए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। साथियों हमारे अगले शासक बनते हैं यानी कि राव जोधा। जोधा के पश्चात में उनका पुत्र साथियों शासक बनता है। वो कौन नाम साथियों, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है राव सातलदेव। देखिए साथियों एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है राव सातलदेव, जो कि राव जोधा के पश्चात में शासक बनता है। साथियों बहुत ही बेहतरीन कार्य इसके द्वारा किए गए हैं। और साथियों एक जो आपको एक घटना और भी देखने को मिलेगी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन की, तो साथियों वो जानकारी हम आगे कवर करेंगे। तो इनका टाइम पीरियड साथियों बात करते हैं तो 1489 से लेकर 1492 के मध्य का इनका टाइम पीरियड रहता है। तो साथियों 1400, देखिए मैंने आपको गलत दे दिया, तो 1489 से लेकर 92 के मध्य का इसका टाइम पीरियड रहता है साथियों। अब देखिए जानकारी यहाँ पर कवर हो रही है कि भैया राव जोधा का तो पुत्र है और साथ में उत्तराधिकारी भी है, यानी कि जोधा के मृत्यु के तुरंत पश्चात में इसे शासन प्राप्त होता है। साथियों आगे मैंने लिखा है कि भाई इसकी रानी, देखिए साथियों इसी वंश की एक रानी है या फिर सातलदेव की एक रानी थी। तो मैंने लिखा है कि भाई सातलदेव की रानी फूला भटियानी। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट नाम है, सातलदेव की रानी है फूला भटियानी के द्वारा जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया गया था। साथियों पर्यटन की दृष्टि से जोधपुर में बहुत सारे तालाब हमारे को छोटे बड़े देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, परंतु साथियों उनका निर्माण बहुत पुराने शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो साथियों यह तालाब जो कि फूलेलाव तालाब साथियों जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था सातलदेव की रानी फूला भटियानी के द्वारा। साथियों अब आगे जानकारी मिलती है जो कि ऐतिहासिक जानकारी है और साथियों एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पर भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि साथियों इस घटना के साथ में एक जो पर्व मनाया जाता है तो वह पर्व आज भी मनाया जाता है मारवाड़ा क्षेत्र में। तो साथियों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए अजमेर शासक हकीम खां के सेनापति घुड़ेल खां के साथ में युद्ध करते हुए यह वीरगति को प्राप्त हो गया। साथियों देखिए यहाँ पर घुड़ेल खां का नाम आया है, आप इसे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। देखिए ये सिया कौन है, तो मैंने लिखा है कि भाई घुड़ेल खां है। अजमेर के शासक साथियों तत्काल में हुआ करते थे हकीम खां, तो यह हकीम खां का सेनापति है घुड़ेल खां। अब साथियों देखिए हो क्या रहा है कि घुड़ेल खां एक बार आता है हमारे मेवाड़ क्षेत्र में। साथियों ये मेवाड़ में आने के पश्चात में क्या करता है, मेवाड़ की जो भी कन्याएं थी साथियों, जो कि हिंदू कन्याएं थी, उनका अपहरण करता है। साथियों ये अपहरण करके वापस से जा रहा था अजमेर की ओर। तो साथियों ये जानकारी मिलती है यानी कि सातलदेव को। सातलदेव इस पर आक्रमण करता है। साथियों रास्ते में उनके मध्य में एक तरीके से युद्ध होता है और साथियों परंतु दोनों ही इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। साथियों दोनों कौन, तो देखिए यहाँ पर घुड़ेल खां की भी मृत्यु होती है और यहाँ पर सातलदेव की भी मृत्यु होती है इस युद्ध में। साथियों अपहरण करते हुए जाते हुए जो लेकर जा रही कन्याओं को छुड़वाते समय जो युद्ध होता है इस दोनों में, यानी कि इस युद्ध में इन दोनों शासकों की मृत्यु होती है। साथियों यहाँ पर होता क्या है कि अब देखिए जब इसकी मृत्यु होती है घुड़ेल खां की, तो उससे पहले साथियों सातलदेव इसकी गर्दन काट देता है। तो साथियों गर्दन काटने के पश्चात में होता क्या है कि युद्ध के मैदान में इसकी गर्दन अलग पड़ी है, साथियों बचा हुआ धड़ अलग पड़ा है। तो साथियों इस धड़ को जो कन्याएं थी साथियों जिनका अपहरण करके ये लेकर जा रहा था, वो कन्याएं या फिर जो लड़कियां इसके सिर को उठाकर मारवाड़ शहर की गलियों में घुमाती है। साथियों मारवाड़ के शहर की गलियों में घुमाने से होता क्या है कि भाई आज के समय के अंतर्गत एक तरीके से यह एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि क्षेत्र की बहु बेटियों की रक्षा करने के लिए साथियों यह त्यौहार आज भी उस क्षेत्र में या फिर मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। साथियों कब मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साथियों आज के तौर पर बात करते हैं तो देखिए एक मटका होता है, यह माना कि यह एक मटका है।
साथियों इस मटके के ऊपर बहुत सारे छेद कर दिए जाते हैं और इस छेद के जो एक तरीके से बहुत सारे छेद होते हैं। अब साथियों इस मटके के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वह एक दीपक जलाकर गुड़ेला, एक जो साथियों नृत्य होता है विशेष प्रकार का, इस नृत्य का इजाद भी इसी घटना के साथ में होता है। तो साथियों वो गुड़ेला नृत्य करती है। अगर बात होती है साथियों एग्जाम्स में कई बार बना हुआ है कि भाई गुड़ेला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, तो साथियों यह हमारे मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और इसकी घटनाएं मैंने आपको प्रदान करी है, मैंने आपको बताई है कि भाई अजमेर के शासक गुड़ेल खां, माफ कीजिएगा अजमेर का सेनापति गुड़ेल खां, और साथियों शासक कौन था, तो हकीम खां। साथियों गुड़ेल का आता है मारवाड़ क्षेत्र में और कन्याओं का अपहरण करके लेके जा रहा था। कहाँ ले जा रहा था साथियों, तो अजमेर लेके जा रहा था। साथियों ये जानकारी मिलती है सातलदेव को, सातलदेव और गुड़ेल खां के मध्य में युद्ध होता है और साथियों युद्ध में दोनों की ही मृत्यु होती है, परंतु गुड़ेल खां का साथियों इस युद्ध में धड़ और सिर अलग अलग हो जाते हैं। तो साथियों उस सिर को जो मारवाड़ क्षेत्र की बेटियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं जिनका अपहरण हो रहा था, वह उठाती है और उस पूरे शहर की गलियों में घुमाती है। तो साथियों जानकारी यहाँ पर इस प्रकार बनती है राव सतलदेव के बारे में, जो कि एक साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर निकल कर आता है कि भाई गुड़ेल नृत्य साथियों कब होता है, तो यह चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मारवाड़ शहर की गलियों में होता है। और साथियों वर्तमान क्षेत्र के अंदर यानी कि जो उस मटकी उसके धड़ के जगह यानी कि उस मुंडी की जगह अब महिलाएं प्रयोग करती हैं एक मटकी का। साथियों मटकी में छिद्र कर देती हैं और उसमें दीपक रखकर जो गुड़ेल साथियों एक नृत्य होता है, गुड़ेल नृत्य, वह करते हुए इस खेल को या फिर इस प्रोग्राम को संपन्न करती है। अब साथियों बात करते हैं इसके पश्चात में आने वाले शासकों के बारे में। तो साथियों यहाँ पर छोटे बड़े शासक और भी आते हैं, परंतु अब साथियों जो एक शासक आएंगे हमारे आएंगे राव सूजा, यानी कि राव सतलदेव के पश्चात में इस वंश में शासक आता है राव सूजा। तो देखिए साथियों राव सूजा के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कार्य किए गए थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, परंतु साथियों फिर भी इन्हें इतिहास में याद नहीं रखा जाता है। साथियों क्यों नहीं रखा जाता, वो जानकारी हम यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि साथियों एक तरीके से एक तरफ तो इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार का पूरा ध्यान रखा साथियों, परंतु यह घर में कुछ चीज़ें ध्यान ना रख पाए। इसी चीज़ को देखते हुए इसके घर के अंतर्गत साथियों फूट पड़ जाती है या फिर टूट जाता है। साथियों जानकारी हम आगे कवर करेंगे। तो देखिए मैं लिखा है कि भाई सूजा ने बाड़मेर, कोटड़ा आदि क्षेत्रों में विजय कर मारवाड़ में शामिल कर लिया, यानी कि सूजा ने बाड़मेर, कोटड़ा आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने मारवाड़ राज्य में या फिर मारवाड़ राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया था। साथियों यह बहुत अच्छी बात है कि मैं जीता और शामिल कर लिया, परंतु साथियों एक चीज़ और निकल कर आती है कि भाई यह इन क्षेत्रों में या फिर इन विजयों में इतना व्यस्त रह गया था कि भाई यह अपने घर में या फिर अपने राज्य में ध्यान ना रख पाया। तो साथियों अपने राज्य का ही एक तरीके से एक सामंत था बीरमदेव। साथियों इसके राज्य का सामंत था बीरमदेव। वह क्या करता है, तो वह साथियों एक तरीके से स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना भी कर लेता है। तो साथियों एक तरीके से शासन के होते हुए शासन में फूट पड़ती है, शासक के होते हुए शासन में फूट पड़ती है और साथियों एक नए राज्य की स्थापना होती है, तो कि बहुत ही भद्दी बात होती है साथियों, और एक तरीके से शर्मनाक घटना यह घटती है। तो साथियों अगर एग्जाम में बनता है कि भाई किसके शासनकाल के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य की सत्ता स्थापना होती है या फिर स्वतंत्र राठौड़ वंश की स्थापना होती है, साथियों यह बीरमदेव के काल में होती है, माफ कीजिएगा बीरम के देव के द्वारा की जाती है और राव सूजा के काल में होती है। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर इसके वंश के बारे में इतनी ही बनती हैं। अब साथियों अगला शासक हमारा आएगा, देखिए साथियों छोटे छोटे शासक हैं, यह राव जोधा के पश्चात में जो भी शासक आएंगे 3-4 साथियों छोटे छोटे शासक आएंगे, परंतु अब साथियों हमारा जो अगला शासक होगा इसके बाद में वह होगा राव मालदेव, जो कि साथियों बहुत ही प्रसिद्ध शासक है, बहुत ही विद्वान है, बहुत ही ज़्यादा विजयी और वीरशाली भी है। तो साथियों जानकारियाँ उसके बारे में हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए साथियों अब इसके पश्चात में सूजा के पश्चात में आता है हमारा राव गांगा। तो साथियों राव गांगा भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, अपना मुख्य स्थान रखता है राणा सांगा के साथ में सहयोग करते हुए। साथियों देखिए राव गांगा के बारे में जानकारी मिलती है कि इसका टाइम पीरियड क्या बनता है, तो उसका टाइम पीरियड बनता है 1515 से लेकर 1532 ईस्वी के मध्य का, यानी कि 1515 से लेकर 1532 ईस्वी के मध्य में साथियों शासन कार्य करता है और इसी बीच में जो भी साथियों कामकाज होते हैं जो संपन्न करवाए जाते हैं इसके द्वारा वह इसी कालक्रम में होते हैं। साथियों जानकारियाँ यहाँ पर आगे बनती है कि भाई 1515 शासक बना था। अब 17 के अंतर्गत साथियों यानी कि 1517 में राणा सांगा साथियों जा रहे थे गुजरात में। देखिए साथियों राणा सांगा माना कि ये राणा सांगा का राज्य मेवाड़ है, साथियों इनको जाना था गुजरात में, यानी कि गुजरात साथियों इधर पड़ेगा, तो ये गुजरात जा रहे थे। तो साथियों रास्ते में इनको सेना की आवश्यकता पड़ती है, तो यह खबर भिजवाते हैं राव गांगा के पास में। तो साथियों राव गांगा क्या करता है, तो गांगा एक तरीके से जो अपना साथियों सांगा के समर्थन में या फिर सांगा के पक्ष में जो साथियों सांगा जा रहे थे गुजरात में मोहम्मद शाह पर अभियान करने के लिए, यानी कि साथियों मोहम्मद शाह द्वितीय के विरुद्ध साथियों राणा सांगा की सेना जा रही थी, तो उस सेना का साथ देने के लिए राणा सांगा अपने राव गांगा ने एक तरीके से अपनी सेना भी भेजी थी। तो साथियों आप सीधी बात कर सकते हैं कि 1517 ईस्वी में राणा सांगा के साथ
जो राणा सांगा के साथ में गुजरात के अभियान पर यह गया था और उस अभियान में अपनी सेना को भी भेजा था। साथियों एक चीज़ यहाँ पर 17 में कंप्लीट होती है, यानी कि 1517 में एक घटना कंप्लीट है। अब साथियों दूसरी जानकारी मिलती है 1517 से ही मिलती साथियों। देखिए साथियों, जो एक युद्ध होता है हमारा 1527 का, एक साथियों इंपॉर्टेंट है, 1527 में युद्ध होता है खानवा का युद्ध। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई राणा सांगा और साथियों जो राणा सांगा का युद्ध होता है साथियों, खानवा का युद्ध, तो 1527 का युद्ध है। 17 मार्च 1527 को अपने पुत्र मालदेव और साथियों मालदेव के साथ में 4000 सैनिकों को यह रवाना करता है। साथियों कहाँ पर भेजता है, तो साथियों यह खानवा के युद्ध में राणा सांगा के समर्थन में एक तरीके से सेना को भेजता है। तो साथियों 4000 सैनिक और अपने पुत्र मालदेव को यह सेना के साथ में रवाना करता है। साथियों कहाँ के लिए भेजता है, तो यह खानवा के लिए दोनों को रवाना करता है। साथियों खानवा में क्या हो रहा है, तो साथियों खानवा में राणा सांगा और मुगलों के मध्य में युद्ध हो रहा है। तो साथियों जानकारियां यहाँ पर कवर होती है। इस वंश के बारे में हमने आज की क्लास में डिस्कस किए जाते हैं, जो कि 4-5 प्रमुख शासक होते हैं उन सभी के बारे में। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि साथियों अन्य सभी साथी जो कि आपके हैं, प्रियजन हैं, उन सभी को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल पाए। साथियों एक नया अनुभव उन लोगों को भी प्राप्त हो पाए। तो प्लीज़ साथियों मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।